नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में पिछड़ने के बाद अपनी खोई हुई लोकप्रियता वापस पाने का हर जतन कर रही है। भाजपा यूं तो पूरे देश में 1 सितंबर से सदस्यता अभियान चला रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 2 करोड़ नए सदस्य बनाने का एक बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। एक बड़ा लक्ष्य तो है जो पूरे देश के तमाम राज्यों में सबसे बड़ा सदस्यता अभियान साबित होने वाला है। इसके लिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कार्यशाला का भी आयोजन किया और अब प्रदेश में हर स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित करके अभियान के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभियान में छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को जोड़ा जाएगा और ये सभी लोग घर घर दस्तक देकर जनता से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने का आग्रह करेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में 10 सीटों के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए भी ये अभियान एक अग्नि परीक्षा की तरह है। सदस्यता अभियान तो कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियां भी चलाती हैं, लेकिन पार्टियों के इन सदस्यता अभियानों को मतदाता किस तरह से देखते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में अभी तक कोई शोध है नहीं। इतना अवश्य है कि सदस्यता अभियान के बहाने कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिम्मेदारी मिल जाती है। इससे संगठन में हलचल बनी रहती है और संगठन से जुड़े लोग काम करते दिखते हैं। जनता के बीच जाने का भी एक अच्छा तरीका भी है। तो क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सदस्यता अभियान से खोया हुआ जनाधार वापस प्राप्त करने में मदद मिलेगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। तो युवाओं को जोड़ना ही है, उसको युवा महिलाएं, बेटियां, उन सबको जोड़कर जो हमारी पूर्व की पूंजी है, यानी पूर्व में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सबको जोड़ते नए युवाओं को, बेटियों को, सबको भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करना। और उनको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बार 15 अगस्त पर कहा है कि 1 लाख नए ऐसे युवा जिनकी पृष्ठभूमि पॉलिटिकल नहीं है, ऐसे युवाओं को भारतीय जनता पार्टी में, किसी पार्टी में हम जोड़ने का काम करेंगे, तो उससे भी युवाओं के अंदर एक शानदार। देखिए, 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान हो या किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन हो, वो उसे करने का अधिकार है। परंतु प्रदेश की जो जनमानस है वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, कुशासन से तंग आ चुके, वो बदलाव चाहती। और निश्चित रूप से आप देखेंगे आगामी जो उपचुनाव होने वाला है उसमें उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। और 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का नौजवान जो बीते चुनाव में 2022 के चुनाव में भाजपा को रोजगार के नाम पे वोट दिया, लेकिन योगी सरकार रोजगार के नाम पे नौजवानों को लाठियां दी, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई। तो आज उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, किसान हो, मध्यम वर्ग, सभी जाग चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक बात किसी भी पार्टी के सदस्यता अभियान की है, तो समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान लगातार चलता रहता है, या भाजपा का भी है। तो ये लोकतंत्र है, इसमें अधिकार है वो अपना सदस्यता अभियान चलाए। लेकिन जनता उनका जो चेहरा है, उनका जो पिछड़ा विरोधी चेहरा है, उनका गरीब, मजदूर, किसान, इनको जो विरोध करने का चेहरा है वो सामने आ चुका है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला, आज के दिन भी सुबह हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बाद वो अभ्यर्थी धरने पे बैठे हुए हैं आज सुबह। क्यों? क्योंकि उनको यकीन नहीं है कि सरकार उनके साथ न्याय करेगी। आज भी उनको लग रहा है कि सरकार उनके साथ अन्याय करेगी। चलिए, तो समझने की कोशिश करेंगे कि पार्टी इस तरह के जो सदस्यता अभियान होती है उससे क्या हासिल करना चाहती है, ये कितने ट्रांसपेरेंट होते हैं। जो नंबर्स, क्योंकि 2 करोड़ का आंकड़ा दिया गया है, ये नंबर्स ज़मीन पर कितने हैं, कितनी ट्रांसपेरेंसी, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से केसी जैन, विनय मिश्रा कांग्रेस से, रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से, आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। केसी जी, सदस्यता अभियान तो सभी पार्टियाँ चलाती है, कोई ऐसी नई बात नहीं है जो हम देख रहे हैं, लेकिन लगातार एक सवाल जरूर उठ रहा है कि जो चुनाव के बाद जो डैमेज हुआ है, क्या इस सदस्यता अभियान के जरिए उसको रिकवर करने की कोशिश हो रही है? देखिए अभिषेक जी, पहली बात तो ये है कि ये सदस्यता अभियान हर 3 वर्ष के बाद एक महाअभियान के रूप में चलाया है, क्योंकि जो भी सदस्य बनते हैं 3 वर्ष की उनकी सदस्यता होती है और उसके बाद में ये सदस्यता अभियान फिर से चलाया जाता है, फिर से चलाया जाता है। तो देखिए, जहाँ तक बात यह है कि लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट रहा वो आशा के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन पूरे देश भर में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, जिसको लेकर के पूरा विपक्ष एक हो जाने के बाद में भी मोदी जी को रोक नहीं पाए, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को रोक।
तो देखिए, ये अभियान हर 3 वर्ष के बाद चलता है और ये बात सही है कि जब सदस्यता अभियान चलता है तो एक कार्यकर्ताओं में और पार्टी के लोगों में एक नई ऊर्जा, नई जागरूकता पैदा हो। लेकिन उसके साथ साथ उद्देश्य यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य हमारे बने और साथ ही साथ अगर चुनाव को लेकर के, चुनाव के लिहाज से, जैसा कि आपने पूछा कि पहले रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट रहा, तो देखिए पहली बात ये विधानसभा का चुनाव होगा जो 2027 में होगा और 2017 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही और उसके बाद में 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार तब से चल रही है और आगे जो 2027 से हम लोग पूर्ण रूप से आशान्वित है कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ठीक है, उस पर दरअसल क्या है कि जो प्रदेश के नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनसे कहीं पर भी कोई नाराजगी जनता के बीच में नहीं है। हाँ, ये उस पर नहीं जाएंगे, उस पर काफी बहस हो चुकी है। मेरा अब सब सवाल है, मैं इससे पहले इस चीज पर सवाल उठाऊं, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये मिस्ड कॉल सदस्यता अभियान जो आप चलाते हैं, इसमें हासिल क्या होता है? मुझे जानना है कि ये किस तरह से एक पार्टी के रूप में, पार्टी के सदस्य के रूप में काम करते हैं। देखिए, एक टोल फ्री नंबर एक जारी किया जाता है, उस नंबर पे कॉल करने के बाद में उस व्यक्ति का एक तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। मतलब अगर उसको एक कोड जाता है, मैं जो नंबर है उस पर अगर मैं मिस कॉल करूंगा तो मैं आपकी पार्टी का सदस्य बन जाऊंगा क्या? उसकी नहीं, वही लोग उस पे देखिए जो टोल फ्री नंबर है वो इसीलिए जारी किया जाता है। टोल फ्री नंबर वही आदमी वो सदस्यता लेने के लिए ही व्यक्ति डायल करता है। फिर अगर मैं सदस्य बन गया आपकी पार्टी का मिस कॉल से तो मेरी क्या उपयोगिता है? मैं ये जानने की, समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप अकेले नहीं है, बहुत सी पार्टियां करती हैं, मैं वो जानने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, देखिए अभिषेक जी, अब वही बता रहे हैं कि टोल फ्री नंबर पे सदस्यता होने के बाद में एक आईडी नंबर जाता है और आपको जो भारतीय जनता पार्टी का फॉर्म है उसको ऑनलाइन भरने के साथ साथ उस नंबर को आपको वहां पर डालना है। सारी डिटेल आपको अपनी भरनी है उसमें, मोबाइल नंबर के साथ साथ। मोबाइल नंबर से सदस्यता हो जाती है, सदस्यता नंबर आपको मिल जाए। सदस्यता नंबर मिलने के बाद पूरा फॉर्म आपको भरना है जिसमें आपको सारी डिटेल भर करके और उसके बाद में उसको व्हाट्सएप नंबर भी एक जारी होता है, उस पर आप भेज सकते हैं, पार्टी की वेबसाइट उस पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग ये नहीं कर पाते हैं तो जो लोग सदस्यता दिलवाते हैं वो घर घर जा करके उनका फॉर्म भर करके और वो उसको दोनों तरीके से उसको ऑनलाइन भी और साथ ही साथ मैनुअल रूप में भी उसको भर करके पार्टी तक उसको पहुंचाया जाता है। मेरा इससे जुड़ा एक सवाल जरूर है। इसमें ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, आपने पूरा डिटेल में बताया किस तरह से होता है। इससे जुड़ा एक सवाल जरूर मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले जवाब ले लेता हूं आगे से। विनय जी, सदस्यता अभियान तो आप भी चलाते हैं और उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है आपको ज्यादा जरूरत है सदस्यता अभियान चलाने की, तो फिर बीजेपी के सदस्यता अभियान पे क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? अगर स्थिति खराब है तो और ज्यादा जरूरी नहीं है कि जमीन पर उतर कर काम करें? देखिए, कांग्रेस पार्टी जमीन पर उतर के काम कर रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे हैं, जिला अध्यक्षों से मीटिंग कर रहे हैं, नए कार्यकर्ता भी जोड़े जा रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपना काम नहीं कर रही है। माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे की ओर बढ़ रहा है और आने वाले चुनाव में, जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव में आपने रिजल्ट देखा, आने वाले विधानसभा के चुनाव में आपको एक परिणाम देखने को मिलेगा कि किस तरह से लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी मेहनत के साथ पार्टी के साथ। विनय जी, आपको नहीं लगता ये चीज कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तुलना में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है लोगों को अपने साथ जोड़ना, क्योंकि आपकी इकाई बहुत छोटी हो चुकी है, पहले कितनी बड़ी हुआ करती थी? नहीं, आपकी बात सही है। उत्तर प्रदेश में चूंकि हम पिछले 32 सालों से उत्तर प्रदेश में हम है नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी कमियां रह गई हैं जिनको हम दूर करने का पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरह से लोकसभा में हमारे जो परिणाम आया है वो हमारे लिए तो पॉजिटिव साइन बन कर आया है ना। तो इस पॉजिटिव साइन को लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो कि पहले से भी आप देख रहे हैं, इन्होंने रिकॉर्ड बनाने में हमेशा कोई कसर नहीं छोड़ी, हमेशा रिकॉर्ड बनाने के लिए रहते हैं। और आज इनको सदस्यों की जरूरत पड़ रही है। इनके तो पन्ना प्रमुख भी थे, ये सबसे बड़ी पार्टी थी और उत्तर प्रदेश में उसका क्या हाल हुआ है, कैसे इसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में यही पता चल जाएगा। ठीक है, रविंद्र जी, आपने सुना जो कहा बीजेपी तरफ से केसी जैन ने,
कि सदस्यता अभियान चला रहे हैं। आंकड़ों में अगर आप देखें, भले ही आपकी यूपी में ज़्यादा सीटें हो, स्टिल उनके पास अभी भी ज़्यादा नंबर से ज़्यादा सीटें हैं केंद्र में। तो क्यों लगता है कि बीजेपी के लिए सिर्फ एक रिकवरी का जरिया है और कुछ नहीं? अगर ऐसा तो उत्तर प्रदेश सदस्यता अभियान चलाना नहीं चाहिए, बड़ी संख्या केंद्र में तो क्या आते हैं इनके ये इवेंट करते हैं। ये सदस्यता अभियान एक इवेंट है जो आने वाला उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। इनके इवेंट की क्रोनोलॉजी बताता हूं मैं। उन्माद फैलाते हैं, बदनाम करते हैं, सीबीआई, ईडी, एनआईए का यूज करते हैं, पार्टी तोड़ो अभियान चलाते हैं, ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अब सदस्यता अभियान, जरा इनकी स्थिति देख लीजिए। ये सदस्य बनाएंगे लेकिन टिकट किसको देंगे? 435 सांसदों को टिकट दिया इन्होंने, 106 जो बाहर से आयातित थे उन लोगों को टिकट दिया। अभी देखिए मंत्री किसको बनाएंगे? ये वो जो जीत गए उसमें से मंत्री किसको बनाएंगे? 13 सांसद लोग ऐसे हैं जो दूसरे दलों से आए थे, उनको मंत्री बना दिया। फिर 4 जो नौकरशाह उनको बना दिया। तो ये अपने सदस्यों की संख्या बना के सदस्यों के साथ क्या न्याय करते हैं, पहले तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। दूसरा विषय है जो हमको फायदा होगा इनके सदस्यता अभियान से, जैसा कि सूचना मिली है कि इनके लोग घर घर जाएंगे सदस्य बनाने के लिए। अगर इनके लोग घर घर सदस्य बनाने के लिए जाएंगे तो हर घर से निकलने वाली महिला और पुरुष और बच्चे ये पूछेंगे कि महंगाई क्यों है, ये बेरोजगारी क्यों है, अपराध क्यों है। इनके सदस्यता अभियान से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है और इनका ये इवेंट उसी तरह से नाकामयाब हो जाएगा जिस तरीके से तमाम इनके इवेंट नाकामयाब हुए। अभियान तो सर आप भी चला रहे हैं, आप भी सदस्य अभियान चला रहे हैं, दोनों तरफ से चल रहा है। समस्या ये है कि हमें पता नहीं चलता किसको कितने सदस्य मिले, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना आपकी समाजवादी पार्टी में ना बीजेपी में है। वो नंबर्स आपके पास होते हैं, हम आंकड़ों से अंदाजा लगाते हैं चुनाव के कि कौन कितना सफल रहा। हाँ करेक्ट बात है, ये बात करेक्ट है। पहली बात तो सदस्यों की कोई लिस्ट जो मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ रविंद्र जी, क्योंकि हाल ही में एक जो बलात्कार का मामला था जिसमें आपकी पार्टी के तथाकथित नेता पे आरोप लगा और आपकी पार्टी ने कहा कि ये हमारा नेता नहीं है। अब ये जो सदस्यता अभियान चलते हैं, ये मिस कॉल वाला भी ले लीजिए, तो अगर ऐसी कोई आपराधिक घटना हुई तो क्या उसके बाद आप जिम्मेदारी लेंगे कि हाँ ये हमारे पार्टी के नेता है, तब उनको रिकॉर्ड से उड़ा दिया जाता है? अब ये इसलिए नहीं कह सकते आप, क्योंकि अगर आप एक कांड से जोड़ रहे हैं, कन्नौज वाले कांड से जोड़ रहे हैं, तो अगर आप कन्नौज वाले कांड को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में और वहां के जो हारे हुए सांसद है सुब्रत राय, उनके साथ लगातार वह व्यक्ति सक्रिय रहा और जिस अंतिम समय जिस समय कांड हुआ, जिस महिला के साथ बैठा था वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। ये तो बात यही खत्म, ठीक है, बात कार्यकर्ता अभियान पे है कि जो कार्यकर्ता का जो सूची बनती है वास्तव में वो निश्चित रूप से किसी पार्टी की गोपनीय सूची होती है। ठीक, खाली वही सूची हम लोग ओपन करते हैं या कोई भी पार्टी ओपन करती है, जो सूची हम दिए रहते हैं कम से कम 100 लोगों की सूची जो निर्वाचन आयोग के पास है। ठीक, तो यही बात सदस्यता अभियान का। अभिषेक जी अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी आपके सवाल पर बहुत ही एक तरीके से बिल्कुल किनारे से निकल गए। इन्होंने वहां कन्नौज की बात बता दी कि वो था, जबकि इनकी पार्टी का सदस्य होने के साथ साथ पदाधिकारी भी है और यही हाल अयोध्या में भी है। अयोध्या के पदाधिकारी को इन्होंने अभी तक नहीं हटाया और उस बलात्कारी को बचाने के लिए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मैदान में उतर आए। कहा डीएनए जांच हो तब उसकी गिरफ्तारी हो, ऐसे कैसे गिरफ्तारी हो जाए? यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य है और हमारे लिए भी ये चुनौती बन जाता है। पदाधिकारी है, उससे कैसे बचेंगे? ठीक है, वो क्यों सदस्य नहीं है? और एक बात सही है अभिषेक जी कि जो भी सदस्य बनते हैं इन्हीं सदस्यों में से आगे चल के बूथ से लेकर के प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक पदाधिकारी बनते हैं। तमाम सारे पुराने लोग रिटायर्ड होते हैं, पुराने लोग इस्तीफा देते हैं। उस पे भी आऊंगा, इस पे एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है मेरे पास, मैं उस पे जरूर आऊंगा। आलोक जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, ठीक है केसी जी इस पे आऊंगा। आलोक जी मेरा एक ही सवाल है, एक समय काल था देश आजाद हुआ, ठीक है केसी जी आता इस पे। आलोक जी एक ही सवाल है कि पहले के समय में लोग विचारधारा के चलते
किसी पार्टी से जुड़ते थे, चाहे संघ के साथ जुड़े, चाहे कांग्रेस के साथ जुड़े, अलग अलग संगठन तब के समय के थे, वो जुड़ते थे। आज क्या लगता है, क्या ये जो विचारधारा वाली परिपाटी खत्म हो चुकी है? इट टर्न इनटू अ नंबर्स ट्रांजैक्शन कि कौन कितने लोगों को बस जोड़ सकता है। वो आपकी विचारधारा में मानते हैं, नहीं मानते हैं, वो क्या करते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा अभिषेक जी, देखिए विचारधारा से जुड़े पहले भी लोग थे और अभी भी बहुत एक संख्या ऐसी होती है जो अलग अलग पार्टियों की विचारधाराओं से जुड़ी होती है। जैसा मैंने देखा है कि उनको उस पार्टी के नेताओं से मतलब नहीं है, उस पार्टी के प्रत्याशियों से मतलब नहीं है। वो ये देखते हैं कि कांग्रेस का पंजा कहाँ है, भाजपा का कमल का फूल कहाँ है, साइकिल कहाँ है, उसमें प्रत्याशी से मतलब नहीं होती। तो ये विचारधारा वाले लोग हैं। लेकिन अब चूंकि समय के अनुसार सोशल मीडिया जिस तरह से आया है, उसके बाद से ये भी बढ़ गया है मामला कि हम संख्याओं को भी बढ़ाएंगे, कि हम अपने मेंबर बढ़ाएंगे, हमारे सबसे ज्यादा सदस्य बन गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा ये लोग सदस्यता अभियान पे जोर देते हैं, सदस्य बनाते हैं, ठीक है पार्टी है, पार्टी अपना एक ये भी काम है सदस्य बनाना, और हर 3 साल पे जिस तरह कैसी जन जी ने बताया। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी ही अगर सक्रियता ये लोग मतदान के समय करें कि जितने सदस्य ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, उसी हिसाब से मतदान पे भी हम लोग अगर जोड़ दें कि कितना ज्यादा मतदान हो। आज भी देखिए इतनी सब सक्रियता होने के बाद भी हम लोग मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ा पाते हैं, वहीं का वहीं रहता है। आज भी करीब 40% ऐसा मत होता है जो लोग मतदान करने ही नहीं आते हैं। दूसरी चीज जैसे टोल फ्री नंबर, शहरी क्षेत्र के लोग ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कोई वोट डालना कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं होना है, तो हमको लगता है। दूसरी चीज क्या है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो मेन बात हो रही है कि अभियान चल रहा है, तो मुझे लगता है कि भाजपा को ठीक बात है नए सदस्य जोड़ने चाहिए, लेकिन जो अपने पुराने जुड़े हुए हैं, जो वर्षों से उनके साथ हैं, उनका भी तो सम्मान रखिए, उनका भी तो मान सम्मान रखिए। आज इतने आयोग, इतने निगम खाली पड़े हैं, लेकिन आपने उनको कहीं समायोजित नहीं किया। बाहर के आए हुए लोग आज आपके यहाँ महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। जो पिछले चुनाव में जो नतीजे आए, उसका भी एक ये बहुत बड़ा कारण था कि लोगों की नाराजगी, कि आपने अपनों की उपेक्षा की और बाहर के आए लोगों को आपने सराठों पर बैठाला। तो ये बहुत बड़ा कारण है। सदस्यता अभियान चलता है, सभी पार्टियों को चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई कुछ नया नहीं। नेताओं वाली समस्या का समाधान तो पार्टी खैर ढूंढ लेंगे, कि मेरा सवाल आपसे ये भी है कि विचारधारा जो आप कह रहे हैं, नेता जो कहता है उससे तय नहीं होता कि उनकी विचारधारा क्या है। पार्टी ताकत में, पावर में रहते हुए जो करती है, उससे तय होता है कि उनकी विचारधारा क्या है। और आज अगर सर हम योजनाओं के बारे में देखें तो मैं कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं कर पाता हूं, क्योंकि एक समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर मुफ्त योजनाओं को चलाने के आरोप लगते थे। अब बीजेपी तमाम वही योजनाएं चला रही है। आप चाहे महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप दूसरे किसी भी राज्य में देख लीजिए, ये चल पड़ा है। जो योजनाओं की आलोचना पहले करते थे वो, क्योंकि हम तो एक नागरिक के तौर पर यही सोचते हैं ना कि सरकार जो करती है उससे तय होता है कि उसकी विचारधारा क्या है, वो कहती क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, पहले जो विचारधाराओं की बात अलग थी, अब क्या है, अब तो समय अनुसार विचारधाराएं भी बदलती हैं। जो बहुजन समाज पार्टी में वर्षों रहा हो, वो अगर कहीं समाजवादी पार्टी में या भाजपा में आ जाता है तो कितनी जल्दी विचारधारा बदल जा रही है। अब तो व्यक्ति सामने वाला किस तरह से लड़ाई लड़ रहा है, विचारधारा उसी हिसाब से बदलती है ना। तो विचारधारा तो अब समय समय पर बदलती रहती है, पल पल में बदल जाती है। वो ट्रांजैक्शनल हो गया है। अभी अगर आप सपा से बीजेपी में चले जाएंगे तो अचानक से आपकी विचारधारा पूरी तरह से धुल जाएगी। बिल्कुल, खैर समय थोड़ा सीमित है, इसलिए केसी जी एक इंपॉर्टेंट सवाल लूंगा, क्योंकि आपने 2 करोड़ का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, एक बहुत बड़ा टारगेट है। और इसमें अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 2 सबसे बड़े वर्ग हैं, ओबीसी और दलित। आप हम सभी यही मानते होंगे, लेकिन उससे भी एक बड़ा वर्ग है, वो है युवा वर्ग, हमारे पूरे देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी। तो आपके लिए जाहिर तौर पर सदस्यता अभियान में युवा सबसे बड़े टारगेट होंगे। मैं एक दिलचस्प आंकड़ा आपके सामने रखना, जो मैंने भी देखा तो मुझे हैरानी हुई। उत्तर प्रदेश के 22 कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी एज देखी तो उसमें सिर्फ 2 मंत्री ऐसे निकले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य। यही यंग, क्योंकि हम मानते हैं कि राजनीति में 50-55 की एज यंग एज होती है मेरे ख्याल से। उसके अलावा आपकी पूरी कैबिनेट में सब आयु वर्ग 65, 70, 75 इस आयु वर्ग के हैं। मेरा सवाल आपसे यह है, यूथ को आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन यूथ को आप स्थान कितना दे रहे हैं पावर में? कुर्सी पे स्थान उनको नहीं देंगे। जो योजनाएं चलाते हैं, जो बजट का आवंटन करते हैं, वो युवा है नहीं। और ये हाल केंद्र में भी है। अभी आपकी सरकार है वहां पे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के समय में भी यही हाल था और ये स्थिति और गिरती जा रही है। इससे पहले आप बयान दें, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। राघव चड्ढा जी की एक बाइट है, बड़ी दिलचस्प है, मैं चाहता हूं कि वो चलाया जाए। सर, भारत देश इस दुनिया के सबसे युवा देशों में आता है। वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारे देश की औसत उम्र मात्र 29 साल है। हमारे देश की 65% आबादी
35 साल से कम आयु की है। हमारे देश की आधी आबादी 50% से ज्यादा आबादी 25 साल से कम आयु की है। लेकिन क्या हमारे नेतागण, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी इतने युवा हैं? ये सवाल मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं सर। आपको जानकर अचंभा होगा कि फर्स्ट लोकसभा जब इस देश की चुनी गई थी, जब देश आजाद हुआ, पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उस लोकसभा में 26% लोग 40 साल से कम आयु के थे। और अभी 17वीं लोकसभा जो अभी 2-2.5 महीने पहले समाप्त हुई, उस लोकसभा में मात्र 12% लोग 40 साल से कम आयु के थे। तो जैसे जैसे देश जवान हो रहा है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उस जवानी से काफी दूर होते जा रहे हैं। वी आर अ यंग कंट्री विद ओल्ड पॉलिटिशियंस, वी मस्ट एस्पायर टू बिकम अ यंग कंट्री विद यंग पॉलिटिशियंस। और ये क्यों हो रहा है सर? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड टू बी अ बैड प्रोफेशन। जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप कहते हैं कि बड़े होके बेटा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, स्पोर्ट्स पर्सन बनना, साइंटिस्ट बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। कोई ये नहीं कहता कि बड़ा होके नेता बनना, राजनीति में जाना। तो मुझे लगता है कि आज हमें युवाओं को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है ताकि वो भारत की मुख्य धारा की राजनीति में आएं। और इसके लिए सर मैं ये सुझाव लाया हूं कि, और मेरे आपके माध्यम से निवेदन है भारत सरकार से, कि इस देश में चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल है। आप लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, वो चुनाव लड़ने के लिए आपकी कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उस उम्र को 25 से घटाकर 21 साल करे और 21 साल का युवा हमारी मुख्य धारा की राजनीति में। केसी जी, आपने सुना, तो मेरा वही है कि पावर पोजीशन में यूथ नहीं आएगा तो यूथ जुड़ेगा कैसे पॉलिटिकल पार्टी से? इंटरेस्ट कैसे आएगा? ये बाइट मैंने जानबूझ के सुनवाई, ये पहली बार हुआ है लोकसभा में, राज्यसभा में माफ कीजिएगा, ये मांग लाई गई है। तो मैं चाहता हूं इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभिषेक जी, देखिए प्रश्न आपका बहुत अच्छा है और सदन के अंदर भी सवाल उठा, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन आप एक चीज जान लीजिए कि 2 चीजें हैं। एक तो ये कि अनुभवी लोगों की आवश्यकता होती है सरकार चलाने की, और हमने बहुत सारे लोगों को, युवा लोगों को टिकट दी। हमारे जो विधायक हैं, जो एमएलए और जो एमएलसी हैं, तमाम सारे एमएलसी हमने जो बनाए हैं, मनोनीत एमएलसी बनाए, उसमें भी आप देखिए बहुतायत की संख्या युवा की। और आप एक नाम लेना भूल गए, दानिश आजाद का, वो भी मंत्री हैं। जी, बहुत नहीं, मेरे पास बहुत सारे नाम है, थोड़ी समय सीमा कम थी, 4-5 जैसे नेता हैं, बहुत कम उम्र के मंत्री है। तो बहुत से लोगों को अवसर दिया गया है। लेकिन अगर वो आज एमएलए हैं, आज वो एमएलसी हैं, कल को मंत्री भी बनेंगे। मंत्रिमंडल की एक निश्चित सीमा है, लेकिन अगर उनको टिकट दिया गया है, वो चुन करके आए हैं, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि एक विधानसभा में लगभग 5 से 6 लाख की आबादी का नेतृत्व करते हैं जो एमएलए चुन करके आते हैं। तो ऐसे में 5 से 6 लाख की आबादी और जो एमएलसी चुन के आते हैं, पूरे जिले से एक एमएलसी चुन करके आता है। यानी कि लगभग एक शासकीय सीट पे जहां पर करीब 30 लाख की आबादी है, 30 लाख की आबादी पे एक एमएलसी है। और ऐसे एमएलसी जो चुन करके आए हैं, जिनको हमने एमएलसी बनाया है, उनकी बहुत कम, ज्यादातर युवा। ठीक है, मैं माफी चाह रहा हूं, बीच में आपको रोक रहा हूं, अब समय इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बात हो रही है सदस्यता अभियान की, तो जाहिर तौर पर कई सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर तमाम राजनीतिक दलों को गौर करना होगा और यह तय करना होगा कि इस देश की राजनीति की क्या दिशा होनी चाहिए और इस दिशा को कैसे तय किया जाए। क्योंकि देश की सबसे बड़ी युवा आबादी ही अगर देश की राजनीति में प्रमुख तौर से अगर दूर है और प्रमुख पदों में अगर उनकी सहभागिता कम है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।